नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो, एक और अंक आपके लिए। आज के क्लास में हम लोग फिर से जीएस के 25 प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें साइंस के अधिकतर प्रश्न हैं। हालांकि सभी टॉपिक्स इसमें शामिल है, साइंस अधिक हैं, ठीक है। सभी परीक्षाओं की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है, चाहे आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हो, या फिर बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो। ये जो सेगमेंट है, क्लास है, जीएस का क्लास है, इसलिए सभी परीक्षाओं में ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आज पहले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। पहला प्रश्न कहता है, भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया। स्टील प्रोजेक्ट शहर की बात यहाँ पे हो रही है, तो भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया था, जमशेदपुर में किया गया था, ठीक है। जमशेदपुर में किन के द्वारा किया गया था? ये जमशेदजी टाटा के द्वारा, जमशेद जी, ठीक है, जमशेदजी टाटा के द्वारा यह स्थापित किया गया था 1907 ईस्वी में। इसे याद रखने, जमशेदजी टाटा के द्वारा 1907 ईस्वी में जमशेदपुर में स्टील प्रोजेक्ट शहर की स्थापना की गई थी, जिसका नाम टाटा है। जमशेदपुर है, टाटा भी इसे कहा जाता है, क्योंकि टाटा जो था उनका उपनाम था, ठीक है। चलिए नंबर दूसरा पे चलेंगे। दूसरा नंबर सवाल कहता है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? तो ये बहुत आसान है, ये जानने योग्य चीज़ें हैं। केरल है। सभी परीक्षाओं में लगभग ये पूछे जाते हैं। देखिए दोस्त, क्वेश्चंस ऐसे ऐसे एराइज होते हैं जो सोच नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ एक प्रश्न ऐसे होते हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। बहुत आयोग जो होता है उस पर ज़्यादा दृष्टि रखते हैं। जैसे ये सारे प्रश्न जो हैं, ये जो प्रश्न हैं, ये एकदम एग्ज़ाम फ्रेंडली प्रश्न हैं, अधिकतर परीक्षाओं में पूछ लिए ही जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है केरला, इसलिए इसे ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। बहुत ऐसे क्वेश्चंस इसमें आपको मिलेंगे। इसमें क्या आपको जीएस सेट में मिलेंगे जो स्टैंडर्ड क्वालिटी, एकदम स्टैंडर्ड है, मतलब परीक्षाओं में या तो पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना 100% है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। तीसरा नंबर सवाल कहता है, सबसे अधिक टाइगर वन किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये साइबेरिया के क्षेत्र में पाया जाता है। ये आसान है, इसे याद रखने। सबसे अधिक टाइगर वन की यहाँ पूछा जा रहा है, तो साइबेरिया हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? अशोक का जो शिलालेख है वो 3 किस्म के हैं, आपको पता होगा, ठीक है। अब शिलालेख का लिपि पूछा जा रहा है, तो लिपि कौन कौन है? तो इसमें गुरुमुखी तो है नहीं, ब्राह्मी लिपि इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि देवनागरी है नहीं, हायरोग्लिफिक्स भी नहीं है, तो ब्राह्मी लिपि में ही अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ है। आगे देखेंगे, हालांकि ये 3 लिपि का प्रयोग किए। देखेंगे केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, हिंदी भाषियों की सुविधा के लिए, ठीक है, ये स्थापना किया गया है मैसूर में, कर्नाटक के मैसूर में केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का यहाँ पे गठन किया गया है, वहाँ है। चलिए आगे, त्रिविध टीका जिसे हम लोग ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन भी कहा जाता है, किन 3 रोगों के लिए दिया जाता है? तो ये डिप्थीरिया है, काली खांसी है और टेटनस है। ये 3 के लिए ये ट्रिपल एंटीजन दिया जाता है, त्रिविध टीका दिया जाता है, ये वैक्सीन है। तीनों रोग में इससे लाभ मिलता है, ठीक है। अगले नंबर सवाल पे हम लोग चलेंगे। अगला नंबर सवाल कहता है, एथलीट फूट नामक बीमारी होती है फंगस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, शैवालों के द्वारा या वायरस के द्वारा? 4 ऑप्शन हैं आपके। 4 ऑप्शन में से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फंगस के द्वारा, कवकों के द्वारा यह एथलीट्स फूट नामक बीमारी होती है, फंगस के द्वारा। तो बहुत आसान सवाल है, लेकिन स्टैंडर्ड है, एकदम पूछे जाने की इस सब में संभावनाएं होती है, पूछे गए प्रश्न होते हैं। प्रीवियस ईयर के कुछ प्रश्न इसमें डाले गए हैं, तो ये सारी भी चीज़ें आपको देखने हैं। निम्न में किस रोग के वाहक मच्छर नहीं है? तो एक एक चीज़ों को हम लोग समझ लेंगे। सबसे पहले जाने टाइफाइड। टाइफाइड ही इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये मच्छर के काटने से नहीं होता, ये वायरल डिजीज है, ठीक है। ये क्या है? वायरस से होने वाला रोग है। डेंगू भी वायरस से होता है, लेकिन एडीज मच्छर इसका वाहक होता है। फिलपाँव भी होता है, ये कृमि से होता है, बैंकरेप्टिक कृमि होता है, फाइलेरिया बैंकरेप्टी इसका नाम है, इसी से ये फैलता है फिलपाँव। लेकिन इसका वाहक अगर है तो ये क्यूलिक मच्छर होता है, क्यूलेक्स मच्छर होता है इसका वाहक, ठीक है। होता है ये फाइलेरिया बैंकरेप्टी से, लेकिन इसका वाहक जो होता है वो क्यूलेक्स मच्छर होता है। इसलिए यहाँ अगर मच्छर पूछा जा रहा है तो ये टाइफाइड हो जाएगा। अब मलेरिया की बारी है, तो मलेरिया आप जानते होंगे ये संक्रामक बीमारी तो नहीं है, लेकिन इसे संक्रामक की श्रेणी में रखा जा सकता है, इसलिए क्योंकि इसका जो वाहक होता है ये मच्छर होता है।
कौन सा मच्छर होता है? तो मादा एनोफ्लीज मच्छर, मादा एनोफ्लीज, मादा एनोफ्लीज मच्छर होता है इसका वाहक, ठीक है। ये प्रोटोजोआ जनित बीमारी है मलेरिया। तो इन सारी चीज़ों को आपको याद रखने, तथ्य को अगर आप याद रखते हैं तो आप पकड़ पाएंगे कि कैसे कौन सा सही जवाब होगा, ठीक है। ध्रुव पर नमन कोण का मान पूछ रहा है, तो ध्रुव पर नमन कोण का जो मान होता है वो 90 डिग्री का होता है। अगर भूमध्य रेखा पूछ दे, भूमध्य रेखा पर नमन कोण का मान, तो ये कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। इसे भी आपको याद रखना है, भूमध्य रेखा पर अगर नमन कोण का मान पूछ दे तो 0 डिग्री हो जाएगा, और ध्रुव पर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत द्रवों में होता है, ठीक है। तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है लॉ ऑफ फ्लोटिंग, ठीक है। राइट ब्रदर्स का क्या योगदान है? ये वायुयान के आविष्कारक माने जाते हैं, वायुयान के आविष्कारक हैं ये, ठीक है। इन्हें ही माना जाता है वायुयान के आविष्कारक के रूप में। गैलीलियो, ये जड़त्व के नियम से संबंधित है, जड़त्व का नियम ये संबंधित है। न्यूटन को अगर हम जाने तो ये गति के नियम से संबंधित है, गति के नियम से ये संबंधित है। तो ये चीज़ें भी आपको नोट कर लेने हैं। लॉ ऑफ फ्लोटिंग ये आर्किमिडीज से संबंधित सिद्धांत है, उन्हीं का दिया हुआ ये सिद्धांत है। आगे नंबर देखेंगे 11, प्रत्ययवर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है किसके द्वारा? तो बहुत आसान है, ये रेक्टिफायर हो जाएगा। रेक्टिफायर ये क्या करता है? प्रत्ययवर्ती धारा को दिष्ट धारा में कन्वर्ट करता है। मोटर का क्या काम है? ये क्या करता है? विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है, बदल देता है। तो इसे याद रखने हैं आपको, विद्युत धारा नहीं, इसे विद्युत ऊर्जा कह सकते हैं। विद्युत धारा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। बस इसी का डायनेमो जो होता है, डायनेमो इसका उल्टा होता है। इसमें क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को ही यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यह कन्वर्ट करता है। तो दोनों चीजें आपको याद रखने हैं, ठीक है। विद्युत ऊर्जा में ये कन्वर्ट करता है, तो दोनों को याद रखना, एक मोटर एक डायनेमो, जरूर ये याद रखें। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, दोनों चीजें, मोटर और डायनेमो। जल का शुद्धतम रूप पूछा जा रहा है, देखिए बहुत आसान है। वर्षा का जल जो होता है वो जल का शुद्धतम रूप होता है, इसे आप जरूर याद रखें, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। अम्ल वर्षा में निम्न में किसकी अधिकता होती है? अम्ल वर्षा पूछा जा रहा है, तो अम्ल वर्षा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बोलिक अम्ल अधिकता पूछा जा रहा है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा H2SO4, ठीक है। ये जो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल अधिकतर होता है, अधिकतम में होता है, अम्ल वर्षा में अधिकतम मात्रा में होता है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार संविधान ने किसको दिया है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को। देखिए अध्यादेश सिर्फ पूछ रहा है, तो इसका जवाब दोनों हो जाएगा, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है। अगर कैबिनेट की बात करें तो राष्ट्रपति को, और राज्य में कहें तो राज्यपाल को, दोनों क्या करता है? संविधान ने अध्यादेश जारी करने का ये अधिकार दिया है। निम्नलिखित में कौन एक प्रकार का शहरी स्थानीय शासन निकाय नहीं है? शहरी स्थानीय निकाय, देखिए नगर पंचायत तो है, जिला परिषद नहीं है। जिला परिषद कहने का मतलब है जिला परिषद का जो चुनाव किया जाता है, जो इलेक्शन होता है वो ग्राम पंचायत के साथ होता है। और यह क्या चुना जाता है? ये पूरे ग्रामीण इलाकों से भी जिला परिषद चुने जाते हैं जिला परिषद सदस्य के रूप में, ठीक है। तो इसलिए जिला परिषद जो होता है वो शहरी निकाय नहीं है। नगर परिषद शहरी है, नगर निगम है, नगर पंचायत है। छोटे हैं तो नगर पंचायत, उससे बड़े हैं तो नगर परिषद, और सबसे बड़े हैं तो नगर निगम का यहाँ पे। चलिए आगे, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? ये आसान है, ये गोदावरी नदी को कहा गया है वृद्ध गंगा, जो कि दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी इसे जाना जाता है। दक्षिण भारत की गंगा है ये, दक्षिण भारत की गंगा भी इसे कहा जाता है। इसे ये कहाँ से निकलता है? ये त्र्यंबकन से निकलता है, एक सेकेंड, त्र्यंबकेश्वर से यह निकलता है गोदावरी नदी। कावेरी, ये कृष्णा नदी की अगर बात कर लें तो यह महाबलेश्वर से निकलने वाली ये नदी है, महाबलेश्वर से निकलती है। नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। सभी का उद्गम स्थल कह सकते हैं ये है, ठीक है।
भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है, ये पूछा जा रहा है। लोकसभा का विघटन, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर, तो ये राष्ट्रपति कर सकता है। विघटन करने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को है। याद रखना है इस चीज को, भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। इसे संवैधानिक अधिकार दिया हुआ जाता है। इनमें से हिमालय की श्रेणी में कौन सबसे प्राचीनतम, तो बृहद हिमालय श्रेणी ही इसका सही जवाब हो जाएगा, आगे तो देखेंगे नहीं है। 19 नंबर, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा, आसान है, रेयॉन हो जाएगा, मानव निर्मित है, कृत्रिम रेशा के रूप में इसे जाना गया है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, प्रोटियम है, टाइट्रियम है, इट्रियम है, तो इट्रियम ही इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि एक प्रोटियम तो है, टाइट्रियम है, एक ड्यूट्रियम होता है, ड्यूट्रियम होता है, ठीक है। तो ये 3 समस्थानिक होते हैं, जिसे याद रखने की चीजें हैं, इसे सिर्फ आप दिमाग में रख लें। एक तो प्रोटियम, एक ट्राइटियम, एक ड्यूट्रियम, इट्रियम नहीं होता है। चलिए अगला नंबर सवाल देखेंगे। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, 120/80। ये एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। रक्तचाप कहने का मतलब ब्लड प्रेशर, ठीक है। ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, 120 से 80। कम में भी बीमारी है और अधिक में भी बीमारी है, ध्यान देना है। ब्लड प्रेशर हाई, ब्लड प्रेशर लो। वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग, जैसे स्नेहक तेल देखें तो जाहिर सी बात है घर्षण को कम करने के लिए रहेगा, तो घर्षण को कम करने के लिए ऑप्शन डी है, तो आपका सही जवाब डी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर सवाल देखेंगे। 23 कहता है अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र प्रेस दिवस, तो ये 3 मई को मनाया जाता है, ठीक है। यह कब से मनाया जाता है, 3 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र प्रेस दिवस। आज का 24 नंबर सवाल है, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है। देख लेंगे एक एक चीजों को। यहाँ पे पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी 1526 ईस्वी में, ठीक है। 1526 ईस्वी में किसके किसके बीच हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। इसमें इब्राहिम लोदी हारा था और बाबर क्या हुआ था, विजयी हुआ था। और इसी के द्वारा मुगल वंश की स्थापना की गई थी। तो जाहिर सी बात है पानीपत का प्रथम लड़ाई ही इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 1526 ईस्वी। पानीपत का द्वितीय लड़ाई की अगर हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लें तो 1556 ईस्वी में ये लड़ाई किया गया था अकबर और हेमू के बीच में। अकबर और हेमू के बीच में ये लड़ाई हुई थी और इसमें अकबर विजयी हुआ था, ठीक है। इसमें अकबर विजयी हुआ था 1556 ईस्वी में। अकबर का जन्म कब हुआ था, 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था। तो मात्र 14 वर्ष की उम्र में यह लड़ाई लड़ा था, पानीपत की द्वितीय लड़ाई। लेकिन इसका संरक्षक के रूप में बैरम खान था, जो कि युद्ध का नेतृत्व कर रहा था। पलासी की लड़ाई की अगर बात कर लें तो पलासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में हुआ था। पलासी की लड़ाई किसके किसके मध्य हुआ था, ये हुआ था सिराजुद्दौला और जो अंग्रेज थे, अंग्रेज के साथ में हुआ था, क्लाइव के साथ में जिसमें सिराजुद्दौला हारा था और क्लाइव जीता था। रॉबर्ट क्लाइव क्या हुआ था, जीता था, ठीक है। उसके बाद बक्सर की लड़ाई को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। बक्सर की लड़ाई जो हुआ था, बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। बक्सर की लड़ाई कब हुआ था, 1764 ईस्वी में हुआ था। बक्सर की लड़ाई में भी अंग्रेज जीता था, इसमें भी अंग्रेज क्या हुआ था, जीता था। हेक्टर मुनरो, अंग्रेज जीता था यहाँ पे। अब यहाँ पे 1764 ईस्वी अंग्रेज और किसके मध्य हुआ था, 3 सेनाओं के मध्य हुआ था, जैसे कि अवध का, उसके बाद मुगल सेना थी, अवध सेना थी और एक मीर कासिम था। तो तीनों के मध्य अंग्रेज के द्वारा यह लड़ाई किया गया था। अंग्रेज यहाँ पे विजयी हुआ था और तीनों का संयुक्त सेना यहाँ पे पराजित हुआ था। तो एक एक चीजों को समझते जाना है। आगे देखेंगे, आज का अंतिम सवाल है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश पूछा जा रहा है। तो ये मौर्य वंश है, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 322 ईसा पूर्व में। 322 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य का एक सेना ये मंत्री था, मंत्री चाणक्य, इसने सहयोग किया था मौर्य वंश की स्थापना करने में। तो दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा, क्लास के बारे में अपना मंतव्य दें, कमेंट करें और लाइक जरूर किया, अच्छा लगे तो। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके
दोस्तों को शेयर करें, दोस्तों को शेयर जरूर करें। जय हिंद।